जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आरएम क्लासेस। आई एम सूरज। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे 20 सितंबर 2023 के करंट अफेयर्स के बारे में। वीडियो को लास्ट तक देखना है क्योंकि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने सम्मिलित किए हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के लास्ट में कुछ क्वेश्चन भी होंगे प्रैक्टिस और रिविजन करने के लिए। सो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। आप चाहे तो हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला टॉपिक है आपका, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा में पेश किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है और ये इंपॉर्टेंट बिल है जो तकरीबन 2 दशकों से 1993 से ये पेंडिंग चल रहा था लोकसभा में। तो ये अर्जुन राम मेघवाल ने महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा में पेश किया है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से जाना जाने वाला यह आरक्षण विधेयक केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में पेश किया। बात करें कि अर्जुन राम मेघवाल ने संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण हासिल करने के लिए 128वां संशोधन विधेयक 2023 में पेश किया है। अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक पेश करने के दौरान कहा कि अगर यह पारित हो जाएगा तो लोकसभा में महिलाओं की आरक्षित सीटों की संख्या जो 82 है अभी वर्तमान में, वो 181 हो जाएगी। और इसके अलावा लोकसभा में पुराने संसद भवन का नाम जो बदलकर है संविधान सदन कर दिया गया है। इससे संबंधित एक अनुच्छेद है, उसके बारे में जान लेते हैं कि आर्टिकल 243D क्या कहता क्या है। संविधान के भाग 9 के अनुच्छेद 243D में पंचायत के सभी 3 स्तरों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण को अनिवार्य करता है। राज्य विधानमंडल ऐसे प्रावधान स्थापित करने के लिए जिम्मेदार है जो SC और ST समुदायों से संबंधित व्यक्तियों के लिए पंचायतों में अध्यक्ष के पद पर आरक्षित करते हैं। अनुच्छेद 243D ऐसा भी प्रावधान करता है कि पंचायत में महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 सीटें भी आरक्षित होनी चाहिए। यह भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा राज्य विधानमंडलों के पिछड़े वर्गों के पक्ष में सीटों या अध्यक्ष के पदों में संदर्भ में आरक्षण की व्यवस्था करने का भी अधिकार है। तो आर्टिकल 3 जो है SC ST और वुमेन रिजर्वेशन के लिए भी उपबंध करता है। सो अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक पेश किया है। बढ़ते अगले खबर की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट खबर है कि जम्मू और कश्मीर के उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम जो है आधिकारिक तौर पर कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन रखा गया है। यह एक इंपॉर्टेंट न्यूज है। उधमपुर रेलवे स्टेशन पर नामकरण समारोह हुआ जिसमें केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह शामिल थे और यह स्टेशन अब आधिकारिक तौर पर कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। इस कार्यक्रम में शहीद कैप्टन तुषार महाजन के पेरेंट्स, स्थानीय गणमान्य व्यक्ति और सेना के अधिकारी और भाजपा सदस्य शामिल थे। उधमपुर के मूल निवासी कैप्टन तुषार महाजन ने भारतीय सेना की विशेष बल इकाई 9 पारा में सेवा की थी। उन्होंने फरवरी 2016 में दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में विकास संस्थान भवन पर हुए आतंकवादी हमले के दौरान देश की रक्षा करते हुए अपना जीवन बलिदान कर दिया। तो उनके नाम पर उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन रखा गया। बात करें जम्मू कश्मीर के बारे में तो ऐसा जानते हैं अगस्त 2019 तक ये भारत का राज्य था जिसे 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू और कश्मीर और लद्दाख नामक 2 केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में विभाजित किया गया। जम्मू कश्मीर की राजधानी मई से अक्टूबर में श्रीनगर होती है और नवंबर से अप्रैल तक जम्मू होती है। वर्तमान में अभी गवर्नर है मनोज सिन्हा। यहाँ पर विधान परिषद की कुल 36 सीटें हैं और विधानसभा की कुल 89 सीटें हैं। तो जम्मू कश्मीर में उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन हो गया है। बढ़ते अगले खबर की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट खबर है अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना की घोषणा की है। आइए जानते हैं इसके बारे में क्या है। मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना का जो उद्देश्य है राज्य के भीतर श्रमिक बल को लाभ पहुंचाना है। इस योजना के तहत अरुणाचल प्रदेश भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के साथ पंजीकृत श्रमिकों के लिए लाभों का पुनर्गठन किया जाना है। श्रमिकों के परिवारों को मातृत्व लाभ जो है इस योजना के तहत 1000 से बढ़ाकर 6000 रुपये कर दिया गया है। प्राकृतिक मृत्यु पर 50,000 रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया गया है और दुर्घटना मृत्यु पर मुआवजा 1 लाख से बढ़ाकर के 4 लाख किया गया है, जो श्रमिकों के हित में बहुत ही लाभकारी योजना साबित होने वाली है। इस योजना के तहत श्रमिकों के बच्चों के बीच खेल को भी बढ़ावा देती है। राज्य स्तरीय
और राष्ट्र स्तरीय टूर्नामेंटों और प्रतियोगिताओं में उपलब्धियों के लिए नगद प्रोत्साहन का भी पेशकश करती है। ये आप देख सकते हैं कि लिस्ट में किस तरह से राज्य स्तरीय और राष्ट्र स्तरीय प्रदर्शन के लिए कितने अमाउंट का प्रोत्साहन पुरस्कार दिए जाने की बात कही गई है। बात करें अरुणाचल प्रदेश के बारे में तो यह भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित एक राज्य है और यह भूटान, चीन और म्यांमार देशों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है। लोसर, सोलांग, द्री उत्सव और चलो लोकू उत्सव अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख त्योहार हैं। इसकी स्थापना 20 फरवरी 1987 को हुई थी और वर्तमान में राजधानी ईटानगर है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी है। अगला इंपॉर्टेंट खबर है कि आंध्र प्रदेश के अत्रेयापुरम पुथारेकुला को पारंपरिक मिठाई के लिए प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्राप्त हुआ है। जीआईआर ने आंध्र प्रदेश के कोनसीमा जिले के अत्रेयापुरम गांव से निकलने वाली चावल और गुड़ से बनी मिठाई अत्रेयापुरम पुथारुकेला को जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। बता दें कि अत्रेयापुरम पुथारुकेला मिठाई जीआई पंजीकरण खाद्य सामग्री की श्रेणी के अंतर्गत आता है और आधिकारिक जीआई टैग सर्टिफिकेट हैंडओवर समारोह विशाखापट्टनम दामोदरम संजीवैया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में हुआ था। यह बता दें कि जीआई टैग सर ऑर्थन कॉटन अत्रेयापुरम पुथारुकेला मैन्युफैक्चरर्स वेलफेयर एसोसिएशन को प्रदान किया गया था और यह 14 जून 2023 से 12 दिसंबर 2031 तक वैध है। जीआईआर जिसका मुख्यालय चेन्नई तमिलनाडु में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के तहत काम करता है, जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का हिस्सा है। इस मिठाई के बारे में बात करें तो ये ठीक प्रकार से कागज के समान और चावल के स्टार्च की कागज जैसी पतली परत से बना होता है और चीनी, सूखे मेवे और मेवे के मिश्रण से भरा होता है। तो आंध्र प्रदेश में अत्रेयापुरम पुथारेकुला को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। एक अगला इंपॉर्टेंट खबर है कि निहार मालवीय को पेंगुइन रैंडम हाउस के स्थायी सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। यह भी एक नियुक्ति से संबंधित इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। 9 महीने के अंतरिम कार्यकाल के बाद निहार मालवीय को पेंगुइन रैंडम हाउस का स्थायी सीईओ नियुक्त किया गया है। निहार मालवीय पूर्व सीईओ मार्कस होटले का स्थान लेंगे, जिन्होंने पेंगुइन रैंडम हाउस के साइमन एंड सुस्टर के साथ विलय को अस्वीकार करने के संघीय न्यायाधीश के फैसले के बाद अपना पद छोड़ दिया था। मालवीय ने 2001 में बर्टेल्समन में अपनी यात्रा शुरू की और कंपनी में विभिन्न भूमिकाएं भी निभाई हैं। इस कंपनी की बात करें तो यह विश्व उपभोक्ता पुस्तकों का सबसे बड़ा प्रकाशक है, जिसकी 20 से अधिक देशों में व्यापक उपस्थिति और 300 से अधिक विशिष्ट छापे और प्रकाशन गृह है। जर्मन मीडिया समूह बर्टेल्समैन के पास 1998 में रैंडम हाउस का स्वामित्व है और इसे 2013 से 2 प्रमुख प्रकाशन संस्थाओं पेंगुइन ग्रुप और रैंडम हाउस के विलय के माध्यम से बनाया गया था। पेंगुइन रैंडम हाउस साहित्यिक विधाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रकाशित करता है, जिसमें फिक्शन, नॉन फिक्शन, बच्चों की किताबें और ऑडियो बुक भी शामिल होती है। निहार मालवीय को पेंगुइन रैंडम हाउस के स्थायी सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट खबर की तरफ। अगला खबर है कर्नाटक भारत में होयसला राज साम्राज्य के मंदिर को यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में जोड़ा गया है। कहने का मतलब है कि एक दिन पहले पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। उसके ठीक एक दिन बाद कर्नाटक में होयसला साम्राज्य के मंदिर को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की सूची में जोड़ा गया। 18 सितंबर को भारत के कर्नाटक में होयसला साम्राज्य के मंदिरों को आधिकारिक तौर पर यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, जो इस प्रतिष्ठित विरासत सूची में भारत का 42वां अतिरिक्त स्थान हो गया है। यह निर्णय सऊदी अरब के रियाद में आयोजित यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 45वें सत्र के दौरान दिया गया। अभी हाल ही में 2 जगहों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में जोड़ा गया, एक पश्चिम बंगाल का शांति निकेतन और दूसरा कर्नाटक में होयसला साम्राज्य के मंदिर को। बात करें होयसला साम्राज्य के बारे में तो यह जो साम्राज्य है 10वीं से 14वीं शताब्दी तक अस्तित्व में था और इसने दक्षिण भारत में एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत छोड़ी। राजा नृपकाम ने 10वीं शताब्दी में होयसला राजवंश की स्थापना की, जो दक्षिण भारत में सांस्कृतिक पुनरुत्थान के काल से मेल खाता है। होयसला लोग मंदिर निर्माण पर ध्यान देने के साथ साथ कला, वास्तुकला और संस्कृति में अपने योगदान के लिए जाने जाते थे। उनकी वास्तुशिल्प उपलब्धियां विशेषकर मंदिर निर्माण में विभिन्न दक्षिण भारतीय वास्तुशिल्प प्रभावों के सामंजस्यपूर्ण मिश्रण को दर्शाती है। कर्नाटक पहले से ही यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों का दावा करता है, जिसमें हम्पी खंडहर है, पटाटकल स्मारक है और पश्चिमी घाट शामिल है। कर्नाटक में इसके अलावा ये 3 स्थान है जो यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में पहले से शामिल है। अब होयसला साम्राज्य के मंदिर को भी शामिल कर लिया गया है। बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट खबर की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट खबर है धनंजय जोशी को DIPA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। धनंजय जोशी को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। यह वर्तमान में एक प्रमुख भारतीय दूरसंचार कंपनी समिट डिजिटल के प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में कार्यरत है।
जिन्हें अभी DIPA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह अखिल गुप्ता का स्थान लेंगे, जिन्होंने 2011 से भारतीय इंटरप्राइजेस के अध्यक्ष और DIPA के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। अमेरिकन टावर इंडिया के CEO संदीप गिरोत्रा को DIPA का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया और यह नेतृत्व 1 अक्टूबर 2023 से प्रभावी होगा। DIPA के बारे में बात करें तो 2010 में टावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर एसोसिएशन के रूप में स्थापित हुआ था। व्यापक सदस्यता को आधार को शामिल करने के लिए 2020 में इसका नाम बदलकर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर एसोसिएशन कर दिया गया। बात करें अगले इंपॉर्टेंट खबर की तरफ, तो अगला इंपॉर्टेंट खबर है कि असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा जो है सम्मानित हुए कहां, सिंगापुर की लू कुआन यू एक्सचेंज फेलोशिप के लिए। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा को सिंगापुर की लू कुआन यू एक्सचेंज फेलोशिप के लिए सम्मानित किया गया। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा को सार्वजनिक कार्यों और विकास में उनके समर्पित नेतृत्व के लिए ऐसा निमंत्रण भेजा गया था और उनके आने पर निमंत्रण पर यह फेलोशिप से उन्हें नवाजा गया। यह फेलोशिप व्यक्तियों को उनके राष्ट्र के विकास और सिंगापुर के साथ द्विपक्षीय संबंधों में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान की जाती है। ये फेलोशिप व्यक्तियों को उनके राष्ट्र के विकास और सिंगापुर के साथ द्विपक्षीय संबंधों में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। फेलोशिप सिंगापुर के संस्थापक प्रधानमंत्री लू कुआन यू को राष्ट्र के प्रति उनके योगदान के लिए श्रद्धांजलि के रूप में शुरू की गई थी। ठीक है, तो असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा को सिंगापुर की ली कुआन यू एक्सचेंज फेलोशिप के लिए चुना गया है। अभी भी हाल ही में टाइम मैगजीन द्वारा एक रैंकिंग जारी की गई है दुनिया के टॉप 750 कंपनियों का जो वैश्विक अर्थव्यवस्था पर अपना असर छोड़ती है। उन टॉप 750 कंपनी में टॉप 100 में भारत की एकमात्र कंपनी आई है जिसका नाम इन्फोसिस है। दुनिया की सबसे बेहतरीन 100 कंपनी की लिस्ट में भारत में सिर्फ एक कंपनी का नाम है जो 64वें नंबर पर है, उसका नाम है IT दिग्गज इन्फोसिस लिमिटेड। टाइम पत्रिका और ऑनलाइन डेटा प्लेटफॉर्म स्टेटिस्टा की ओर से 2023 के तैयार की गई इस लिस्ट में 100 सर्वश्रेष्ठ ग्लोबल कंपनी की सूची में जगह बनाने में यह एकमात्र कंपनी कामयाब हुई है। इन्फोसिस की सूची में 64वें स्थान पर है इन्फोसिस। किस आधार पर बनती है ये लिस्ट? तो इस लिस्ट को बनाने के लिए कंपनी के 3 साल के डेटा का इस्तेमाल किया जाता है, जिसने साल 2020 से 2022 तक जिन्होंने साल 2020 से 2022 तक पॉजिटिव ग्रोथ हासिल की हो। आप देख सकते हैं इस लिस्ट में कि सबसे टॉप पर कौन सा है। तो इस लिस्ट में सबसे टॉप पर है माइक्रोसॉफ्ट जो अमेरिका की कंपनी है, दूसरा एप्पल जो अमेरिका की कंपनी है और तीसरा अल्फाबेट है जो भी अमेरिका की कंपनी है और एक है मेटा प्लेटफॉर्म्स, ये भी अमेरिका की। इट मीन टॉप 4 में सिर्फ अमेरिका की कंपनी है जो इस सूची में अपना स्थान बना पाई है। बात करें अगला और इंपॉर्टेंट खबर यह है कि राज्यपाल मंगू भाई पटेल लंदन में अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित हुए। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल लंदन दौरे पर गए हुए थे और यहाँ पर राज्यपाल को अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से नवाजा किया। इस सम्मान का आयोजन लंदन में स्थित ब्रिटिश पार्लियामेंट में किया गया है। सम्मान मिलने पर राज्यपाल सभा को संबोधित करते हुए कहा कि उत्कृष्ट एवं असाधारण कार्य का अभिनंदन ही मानवता के विकास का आधार है। तो उनके उत्कृष्ट कार्यों की प्रशंसा के लिए और समाज की प्रति जवाबदेही के लिए लंदन में उन्हें अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट खबर था आज का और आप इन्हें पढ़ें और रिवाइज करें। ये जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं सब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कलेक्ट किए हुए हैं और ये एकदम सेलेक्टेड टॉपिक हैं जिनके बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आप इन्हें पढ़ें और अपनी तैयारी में शामिल करें। आइए कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि मिस यूनिवर्स 2023 पाकिस्तान कौन बनी है? निम्नलिखित में से मिस यूनिवर्स पाकिस्तान 2023 कौन बनी है? तो उनका नाम है एरिका रॉबिन। एरिका रॉबिन मिस यूनिवर्स पाकिस्तान बनी है। अगला प्रश्न है विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस प्रति वर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये प्रतिवर्ष वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे मनाया जाता है प्रतिवर्ष 17 सितंबर को। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य को सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए विश्व बैंक फंड देगा? तो इस प्रश्न का अभिष्ट उत्तर है आपका ओडिशा। ओडिशा जो है विश्व बैंक से 397 करोड़ का लोन ले रहा है सामाजिक सुरक्षा को बढ़ाने के लिए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस शहर में दिव्य कला मेला आयोजित किया जाएगा? तो इस प्रश्न का आपका अभिष्ट उत्तर है वाराणसी। वाराणसी में दिव्यांगजनों के लिए दिव्य कला मेला का आयोजन किया जाएगा। और आज का अगला और अंतिम प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य ने मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना शुरू किया? तो पोषण को बढ़ावा देने के लिए माताओं और बहनों और किशोरियों की में पोषण में वृद्धि के लिए उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना की शुरुआत की गई है।
इस प्रश्न का आपका अभिष्ट उत्तर हो जाएगा उड़ीसा। ये आज के कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स थे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन थे जिनसे एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। आप इन्हें पढ़ें और अपनी रणनीति में शामिल करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।